चले जी, तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका सीख लें। सही। अब क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 29। अ फोर साइडेड स्पिनर नंबर्ड 1 to 4 is spun many times. The table shows the results of the spins. ठीक है। क्या हो गया, एक फोर साइडेड स्पिनर है, उसको कई दफा स्पिन किया तो आपको वो रिजल्ट्स नजर आ गए कि भाई आपने जब स्पिन किया तो 1 कितनी बार आ गया आपके पास, 6, 6, 6। 2 कितनी दफा आ गया, 5, 5, 3 आ गया 13 दफा, और 4 जो है वो p टाइम्स आया है। सही। जी, अब सबसे पहले तो क्या है, ये दिया द मीन ऑफ द नंबर इज 3, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ p। आपको इस डेटा का मीन बता दिया और आपसे p की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो ये तो खैर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सवाल नहीं है, ये तो मीन का सवाल है। पहला वाला जो पार्ट है ये मीन का सवाल है। मीन के फॉर्मूले याद हैं? सही है, कोई बात नहीं। और वो n+1/2। नहीं, वो मीडियन है। मीन, पहला फॉर्मूला भाई मीन का जो था वो वर्ड्स में है, सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। सही। ये सबसे पहला वाला फॉर्मूला है। इसको जब हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं तो मीन का सिंबल है एक्स बार, जिसका मतलब है सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय एन। ये किस तरह के डेटा के लिए था? ये वाला फॉर्मूला था आपका अनग्रुप्ड डेटा के लिए। अनग्रुप्ड डेटा मतलब आपको सिंपली बस नंबर्स दिए हुए हैं आपके डेटा में। अब ये जो सवाल में डेटा दिया हुआ है, इज दिस अनग्रुप्ड डेटा और नॉट? इट्स ग्रुप्ड। ग्रुप डेटा सर, ग्रुप ये एक, हाँ मतलब आप इसको ग्रुप तो खैर नहीं कहते, लेकिन अनग्रुप नहीं है कम से कम। अच्छा, फिर दूसरा फॉर्मूला होता है सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, या सम ऑफ एफ, जो भी आप कहें। ये आमतौर पे कब इस्तेमाल होता है? ठीक है, जब आपको फ्रीक्वेंसी टेबल दिया हो या फिर आपको ग्रुप डेटा दिया हो। ठीक है, तो ये जो डेटा आपको दिया हुआ है ये क्या है, अनग्रुप्ड है, फ्रीक्वेंसी टेबल है, या ग्रुप डेटा है? और टेबल है। ये टेबल है। अब आपको इसका मीन पता करना है, तो मीन पता करने का फॉर्मूला हो गया सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ, ये फॉर्मूला है। अच्छा, इसमें एक्स क्या है बताइए, इस टेबल में एक्स क्या है बताइए। नंबर। ये जो है आपके पास ये एक्स है, और जो फ्रीक्वेंसी है ये क्या हो गया आपका, ये आपका एफ हो गया। एफ। अब वो कह रहा है कि सारे के सारे एफ एक्स का सम चाहिए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो अब सारे के सारे एफ एक्स का सम तो तभी आएगा ना जब आप एफ एक्स पता कर लेंगे। सही। तो हम लोग इसमें एक कॉलम ऐड कर लेते हैं मिसाल के तौर पर, बल्कि 3 मार्क का सवाल है ना, मैं इसको सवाल को करके दिखाता हूँ। अच्छा जी, तो अब सम ऑफ एफ एक्स करना है, तो फॉर्मूला लिखा मैंने, एक्स बार इज इक्वल्स टू सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। सही। बताइए एक्स बार की वैल्यू पता है क्या? जी सर। कितनी है वो? जी सर। 3। 3। अब सारे एफ एक्स लिख दो। पहला एफ एक्स क्या है तुम्हारा? 6, पहला एफ एक्स हो गया 6 मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस दूसरा एफ एक्स क्या है? 5 × 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस तीसरा 13 × 3, 13 मल्टीप्लाई बाय 3, चौथा P × 4। p इंटू 4, और फिर डिवाइड में आ गए आप। यहाँ पर सारे के सारे फ्रीक्वेंसीज का सम, तो वो क्या हो गया, 6 प्लस 5 प्लस 13 प्लस p।
अब वो जरा अपने अपने हिसाब से देख लीजिए कि आप लोगों में से कितने लोग ये सब चीजें कंप्लीटली भूल के बैठ गए हैं, किसको थोड़ा बहुत भी याद है। सही है। तो भाई जरा देखो, आयशा ज्वाइन नहीं कर पा रही, पूछो क्या हुआ उसको। हमारे पास से तो कुछ नहीं है सब। खैर, तुम, हाँ चलें जी। खैर, 3 को आपने 3 ही छोड़ा, ये हो गया 6 + 10 + 39। 6 + 10 + 39 हो गया आपका 45, 55 हो गया। 55 + 4 टाइम्स P अपॉन 6 + 5 + 13 आपका हो गया 13 5 18 24। 24 प्लस P, आपको P की वैल्यू के लिए सॉल्व करना है तो 24 + P यहाँ पर आकर 3 से मल्टीप्लाई, और भाई मेरे 55 + 4 P, तो 72 + 3P इक्वल्स टू 55 + 4 P। P एक तरफ ले जाइए और 72 - 55 को एक तरफ ले आइए। 72 - 55 यहाँ पर, और 4P - 3P एक तरफ। तो 4P - 3P का मतलब हो गया P। 72 में से 55 को माइनस कर दिया तो 17 है आपका आंसर। ये बात समझ में आ गई? जी सर। तो ये तो सिंपल मीन का सवाल था। ठीक है, अब ये नए सवाल हैं जो मैंने ऐड किए हैं लास्ट ईयर। आप लोगों को जब मैंने ये करवाया था तो आप 9th में करवाया था आपको, उस वक्त इसमें मैंने अपडेट नहीं किया था ये टॉपिक, तो कुछ नए सवाल इसमें ऐड किए हैं पिछले साल, तो आप लोगों ने ये सवाल नहीं किए थे, वरना रिलेटिव फ्रीक्वेंसी तो खैर मैं आपको उसी वक्त पढ़ा देता हूँ। अच्छा, अब है पार्ट बी, फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द नंबर लैंडिंग ऑन 2। ठीक है। अच्छा, अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए एक फॉर्मूला करके लिख लें या जो भी आप उसको कह लें। ठीक है, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, अगर यानी कि अगर आपने किसी भी वैल्यू की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का मतलब है उस वैल्यू या उस नंबर या जो भी एक्स है उसकी फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। सही है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है जिस किसी भी वैल्यू की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है उसकी फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। समझ आ गई बात? तो अच्छा, अब वो क्या कह रहा है कि किस चीज की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालें? 2 की। हाँ, यानी कि अगर मैं जो है वो स्पिनर को रोटेट अपना अपना स्पिन करता हूं, तो 2 पे आने की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी या 2 पे आने के चांसेस या 2 पे आने का परसेंटेज या 2 पे लैंड करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। सही। अब आपने पहले तो क्या करना है कि आपको पता होना चाहिए कि 2 पे कितनी टाइम्स लैंड किया आपने। 2 पे कितनी टाइम्स लैंड किया है आपने? 5 बार। 5 बार। और टोटल कितनी बार आपने उसको रोटेट किया था? स्पिनर को टोटल कितनी बार रोटेट किया तो 5 बार 2 पर आया आप? ये 2 सवाल। दफे। 2 दफा तो नहीं किया बेटा, 24 + 17 करेंगे। यानी कि टोटल तो हाँ। ये है ना। सही है। स्पिनर समझ में आ रहा है ना? ये आपके पास एक स्पिनर है, इस पे 4 नंबर्स लिखे हुए हैं, 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है। आप इसको स्पिन कर रहे हैं, यहाँ पर एक वो लगा हुआ है, ये इस तरह से एक वो लगा हुआ होता है ना। आप लोग तो जाते रहते हैं ना, ये अपना इधर उधर घूमने फिरने जाते हैं, ये अपना, हमारा तो आजकल बड़ा अच्छा खुल गया ये लकी वन। कुछ नहीं है बंदे के पास करने के लिए, लकी वन में जाके सीढ़ियों पे बैठ गया। आजकल तो ये बड़ी अच्छी एक्टिविटीज है हमारी नई नस्ल की, वहां जाके बैठ जाए, वहां पर ये सब चीजें भी बहुत हो रही हैं आजकल। खैर, तो अच्छा, अब मुझे 2 की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5। 5। डिवाइड कर दिया, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 6 + 5 + 13 + P, तो 6 5 11, 3 13 24, और P कितना है भाई मेरे? 41 हो। 41। तो कुल मिलाकर ये हो गई 41। अब आपने 5 को 41 से डिवाइड कर दिया तो आपको आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। समझ गए बात?
जी सर। ये जरा देखना मैंने सही किया है, इतनी अजीब सी वैल्यू आ रही है, चलो खैर आ रही होगी सही। तो ये है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में हम लोग करते क्या क्या है, हम लोग इस फॉर्मूले में बहुत कुछ करते हैं कि जैसे मैंने आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पूछा है, किसी मखसूस चीज की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो उस मखसूस कैटेगरी की फ्रीक्वेंसी और टोटल फ्रीक्वेंसी आपको दे दूंगा। इज दैट राइट? तो आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बता पाएंगे। अब ऐसा जरूरी तो नहीं ना हमेशा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ही पूछूं, इस फॉर्मूले से आपसे हमेशा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पूछूं ये तो जरूरी नहीं है ना। नहीं। इसी फॉर्मूले से मैं आपसे किसी कैटेगरी की फ्रीक्वेंसी भी पूछ सकता हूं, इसी फॉर्मूले से मैं आपसे टोटल फ्रीक्वेंसी भी पूछ सकता हूं। समझ रहे हैं बात? जी सर। अच्छा भाई, अब ये किया क्यों जाता है? ये किया इसलिए जाता है कि जी मेरे पास कोई डेटा है या मैंने कोई सर्वे किया, मैंने 10 लोगों के साथ सर्वे किया, ठीक है। अब इसको समझ लीजिए कि ये कराते क्यों है। 10 लोगों के साथ सर्वे किया और 10 लोगों से मैंने पूछा कि जी आप में से कितने लोगों को रेड पसंद है, कितनों को ब्लू पसंद है, कितनों को ग्रीन पसंद। तो अब रेड पसंद है 3 लोगों को, ब्लू पसंद है 5 लोगों को, और अपना ग्रीन जो है वो, ग्रीन कैसा लिखा है मैंने, ग्रीन जो है वो कितने लोगों को पसंद आ गया, ग्रीन जो है वो 2 लोगों को पसंद आ गया। सही है? ये आपने को डेटा किया कितने लोगों के साथ? 10 लोगों के साथ। इतनी बात सही है? जी अच्छा, सर। अब मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ठीक है जी, तो अब अगर बताएं आपके सर्वे के मुताबिक अगर मैं 100 लोगों से सेम सवाल पूछता तो कितने लोगों को ब्लू पसंद होता? तो आप क्या करेंगे, पहले आप पता करेंगे कि जी आपके हिसाब से ब्लू कितने लोगों को पसंद था। 5 आउट ऑफ 10 को पसंद था, विच मीन्स 0.5। ये आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। इज दैट राइट? जी सर। अब मैं कह रहा हूँ जी आपने 100 लोगों के साथ सर्वे किया, तो आपने क्या, तो कितने लोगों को पसंद होगा, तो आपने अपनी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को जो भी टोटल आपका बन रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपने कहा जी अगर मैं 100 लोगों के साथ सर्वे करता या करती तो उसमें से 50 लोगों को ब्लू कलर पसंद होता। समझ आइए बात? जी सर। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि जी आपके पास तो एक छोटा सा सैंपल मौजूद है जिसके साथ आपने सर्वे किया, और उससे फिर आपने अंदाजा लगा लिया कि टोटल कितने लोगों को कोई चीज पसंद हो सकती। समझ रहे हैं बात? जैसे जितने भी सर्वेज आप पढ़ते हैं, अब जैसे आपके कह दिया हमने कि आपके मुल्क में जो है वो इतने लोगों को कोरोना है, ठीक है, मैंने कि 80% आवाम को कोरोना है। तो अब इसका मतलब क्या, आपके मुल्क की आबादी 25 करोड़ है, तो 25 करोड़ लोगों को टेस्ट करके 20 करोड़ लोगों का कोरोना पॉजिटिव आया होगा, तब ये कहा गया होगा। बताएं कैसे होता होगा ये काम? 25 करोड़ लोगों के ऊपर तो टेस्ट नहीं किया जा सकता ना। सर कुछ लोगों का निकाल लिया होगा, 80,000 1 लाख लोगों का, उसकी फिर हाँ, परसेंटेज निकाल के उस हिसाब से उन्होंने बताया होगा। बस जिस चीज को आप परसेंटेज के तौर पे जानते हैं उस चीज को यहाँ पर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहा जा रहा है। अब आप इसी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो इट गिव्स यू द परसेंटेज। ठीक है, अगर आप, यानी परसेंटेज का क्या मतलब है, 100 में से कितने, परसेंटेज का ये मतलब होता है ना 100 में से कितने। जी। तो आप 100 में से कितने करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं अपनी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को, या जो भी फ्रैक्शन आप बनाते हैं। ठीक है, कल आपको मैं कहूँ जी 25 करोड़ में से कितने, तो आप अपनी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को 25 करोड़ से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको पता लग जाएगा इतने। सही है? जी सर। ठीक है, तो असल भाई फ्रैक्शन है, परसेंटेज बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 में से कितने पता लग जाएगा। कुछ और है आपके पास, आपका डेटा 500 लोग हैं, 500 से मल्टीप्लाई कर दो। खैर, उम्मीद है बात समझ में आई होगी। अच्छा, अब ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 30। 100 adults were asked the color of their car. Their results are shown in the table. अच्छा, कितने लोगों से हमने सवाल जवाब कर लिए? 100। 100। 100 लोगों से हमने सवाल जवाब किए और उनसे पूछा कि भाई आपके पास जो गाड़ी है वो किस कलर की है। उन्होंने बता दिया कि भाई इतने इतने हमारे पास, ये इतने लोगों के पास रेड है, इतने लोगों के पास ब्लू, इतने लोगों का ब्लैक, इतने लोगों के पास सिल्वर। ठीक है, अब वो कह रहे हैं राइट डाउन द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट वन ऑफ दीज कार्स इज ब्लू। बताइए गाड़ी के ब्लू होने की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बताइए, सिर्फ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पूछिए। तो अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ब्लू की पूछिए, तो आप क्या करेंगे ब्लू की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए? 23/100। 23/100 कर देंगे। ठीक है, तो 23/100, या आप बिल्कुल मेरे हाथ से लग के बैठे, मेरे हाथ नहीं चल रहा, थोड़ा सा पीछे होइए। अब देखिए
तो ये आ गई रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ब्लू की। सही बात। जी सर। जी सर। फिर उसके बाद कह रहे हैं अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ 1200 एडल्ट्स वर आस्क्ड द कलर ऑफ देयर कार। अच्छा, अब क्या हुआ कि आपने तो कितने लोगों का सर्वे किया था? 100 लोगों का। अब कोई और क्या कर रहा है, वो 1200 लोगों के साथ सर्वे कर रहा है। ठीक है, यानी कि उसका क्या बदल गया, टोटल फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सर्टेन ग्रुप? फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सर्टेन ग्रुप, ये टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अच्छा अब क्या हो गया? अच्छा, हमने 1200 लोगों से पूछा द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ वन ऑफ दीज एडल्ट्स ओइंग अ व्हाइट कार इज 0.3। अच्छा, अब उसमें जो व्हाइट कार वाले हैं उनकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है? 0.3। 0.3। फाइंड द नंबर ऑफ दीज एडल्ट्स हु ओन अ व्हाइट कार। आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए कितने लोग हैं जिनको व्हाइट कार, यानी बेसिकली मैंने आपसे व्हाइट कार वालों का फ्रीक्वेंसी या तादाद पूछ ली। जी ये सर। बात। अब आप इसमें या तो फॉर्मूला लगाएं या थोड़ा सा जहन लगाएं कि भाई आपको पता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने आपको दे दी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी दे दी मैंने आपको? 0.3। टोटल नंबर ऑफ लोग कितने हैं? 1200। 1200। तो आप मल्टी इसको मल्टीप्लाई कर दें सिंपली इसी तरीके से। आपने इसको डिवाइड कर दिया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 360 लोगों के पास है। अच्छा, अब जो लोग दिमाग नहीं लगा पाते, फॉर्मूला ही रटा हुआ है, तो फॉर्मूला रटा हुआ है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सर्टेन ग्रुप या ऑफ अ सर्टेन मतलब कार वाले का डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। मैंने आपसे इसमें क्या आपको क्या क्या बताया है? मैंने आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बताई हुई है, मैंने आपको टोटल फ्रीक्वेंसी बताई हुई है, और मैं आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा हूँ। यही बात है। जी जी सर। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको कितनी बताई? 0.3। फ्रीक्वेंसी मैंने आपसे पूछ ली और टोटल मैंने आपको बता दिया। वही काम होगा, 1200 वहां जाकर मल्टीप्लाई होगा तो आपको आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 360 मिल जाएगी। अब आप डायरेक्टली अपना दिमाग लगा कर लें, ये बात फॉर्मूले से कर लें, वो आपकी चॉइस है। ये है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का टॉपिक। आया समझ में इतनी बात? जी। जी उसके बाद मेरे पास और क्या सवाल था, जरा मैं चेक करता हुआ आऊं। हाँ, 23। अब वो बेसिक सवाल थे। अब ये क्या है? इन अ सर्वे सम स्टूडेंट्स वर आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट टाइप ऑफ म्यूजिक। दे कुड चूज क्लासिकल, फोक, पता नहीं क्या, और रॉक। द फॉलोइंग रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज वर कैलकुलेटेड फ्रॉम द रिजल्ट्स। हाँ, एक चीज तो मैं भूल ही गया, एक चीज तो मैं बताना भूल गया। सम ऑफ ऑल रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज इज इक्वल टू 1। सही है। किसी भी सर्वे की सारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। सही है। मगर ये किसी भी एक मखसूस सर्वे का बात हो रही है। ये नहीं हो सकता कि आपने दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के सर्वेस की फ्रीक्वेंसीज को ऐड किया और वो 1 नहीं आ रहा, आके बैठ गए कि सही है तो 1 नहीं आ रहा। सही है। जी। तो मेरे पास एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स था, कितने थे नहीं पता, मैंने उनसे पूछा कि भाई किसको कौन सा म्यूजिक पसंद है, बता दिया। कितनी कैटेगरीज है मेरे पास? 4। 4। उसमें से 0.15 जो है वो क्लासिकल की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, 0.22 फोक की है, 0.39 रॉक की है, और ये पता नहीं राग है कि क्या है। इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई नहीं है। इज दैट क्लियर? जी जी सर। सर। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये 300 स्टूडेंट्स टुक पार्ट इन द सर्वे। टोटल लोग कितने थे सर्वे में? 300। 300 लोग थे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु चूज, राग ही है पता नहीं जो भी है, बहरहाल मुझे क्या करना। अब आपसे क्या पूछा है? राग की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। नहीं, क्या नहीं। पूछा है? राग की फ्रीक्वेंसी। राग की फ्रीक्वेंसी। अच्छा, आप मुझे राग की फ्रीक्वेंसी बता सकते थे अगर आपको क्या पता होता? बाकी सबकी फ्रीक्वेंसी। वाह, ये भी बड़ा अच्छा, ये भी बहुत बेहतरीन है कि अगर मुझे बाकी सबकी फ्रीक्वेंसीज पता हो तो मैं उन सबको 300 में से माइनस कर दूं तो भी राग की फ्रीक्वेंसी बता सकता हूँ। ये भी अच्छा है। तो क्या मैं बाकी सबकी फ्रीक्वेंसीज पता करूं पहले? नहीं। फिर की क्या बात हुई? फिर करना क्या है? सर इसका जो है वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल। राग की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लें आप। जी। 1 में से सही है। सबकी हटा दें। और राग की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी तो फिर क्या करेंगे? तो फिर उसको मुझे मल्टीप्लाई बाय 300 कर देंगे।
उसको मल्टीप्लाई बाय 300 कर दीजिएगा। सही है, वो भी कर सकते हैं आप जो आप कह रहे हैं कि आप बाकी सब लोगों की फ्रीक्वेंसीज पता कर लें, आप क्लासिकल की फ्रीक्वेंसी पता करें, फोक की फ्रीक्वेंसी पता करें, रॉक की भी फ्रीक्वेंसी पता करें, और फिर उन सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज को 300 में से माइनस कर लें। अब वो आप खुद ही अपना कंपैरिजन ड्रॉ कर सकते हैं कि यार ये तो बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। जी सही है, तो बेहतर क्या है कि मैं सबसे पहले रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ राग का पता कर लूं। सही है, वो क्या करूंगा मैं, 1 में से माइनस करूंगा 0.15, 0.22 और 0.39 को ऐसे ही लिख दूं। सही है बात? जी ये सर। बात सही है भाई? तो 15 बाई 27, 37, 37, 74, 76, 0.76 आ गया ये टोटल, और इसको माइनस कर दिया तो 0.24 जो है वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई राग की। सही है, जी अब मुझे राग की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए, मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु चूज राग, मतलब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को फ्रीक्वेंसी ही कहते हैं, ये बात जानते हैं ना? जी जी तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु चूज राग, उसके लिए आप क्या करोगे भाई? 0.24 को मल्टीप्लाई बाय 300। 0.24 को मल्टीप्लाई बाय 300 कर देंगे, और आप फॉर्मूला करना चाहें तो फॉर्मूला भी कर सकते हैं। तो खैर मैं तो भाई ये वाली एहतियात कर रहा हूँ। तो 0.24 का मतलब है 24/100 मल्टीप्लाई बाय 300, 0 से 0 कैंसिल, 24 3 जा 72। सिखाया हुआ है ये सब मैंने आप लोगों को। क्या तो बात सही है? जी सर। जी सर। फिर उसके बाद भाई मेरे एक सवाल मेरे ख्याल में और है 27, फिर भी मैं देख लूंगा। In a survey, 3 out of every 100 women were taller than 1.9 meter. One of these 100 women is picked at random. Calculate the probability that she is not taller than 1.9 meter. ये तो probability का सवाल है। अच्छा, probability भी खैर ज्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है, अभी खैर पढ़ेंगे आप अभी, तो चलो मैंने अभी इसको छोड़ दिया, मैंने probability की तरफ अभी नहीं जा रहा। पार्ट बी क्या है? A new housing estate is being planned. जरा पढ़ लेना सवाल। जरा पढ़ लो, बता दो क्या है। सर एक की फ्रीक्वेंसी बतानी है, इन्होंने हमें सबकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अच्छा, और फाइंड हाउ मेनी पीपल प्रिफर्ड प्लान ए। जी हाँ। और इन्होंने फ्रीक्वेंसी सी की दी हुई है। सी की फ्रीक्वेंसी दी हुई आप, यानी ए की टोटल फ्रीक्वेंसी भी नहीं दी हुई। सॉरी, ए की फ्रीक्वेंसी दी मालूम करनी है, सी की फ्रीक्वेंसी बताइए, टोटल फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई। तो क्या करोगे? फिर हम 52 को 0.2 से डिवाइड कर देंगे, फिर हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फिर हम उसको जो है यानी वो- कि पहला काम तो आप ये कर सकते हैं, आपको पता है 52 जो है वो फ्रीक्वेंसी है आपके 0.2 की। अब आप 52 को 0.2 से डिवाइड करेंगे, यही बोला है तुमने? जी हाँ, जी तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी अपॉन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, यही फॉर्मूला है ना? जी सर। जी सर। तो आपको पहले तो सी की मदद से जो है वो टोटल निकालना पड़ेगा। तो सी की मदद से टोटल निकालने का मतलब है कि सी की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई मेरे? 0.2 इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी उसने कितनी बताई आपको? 52। तो यहाँ से आपको टोटल पता लग जाएगा। सही, वो टोटल आ जाएगा 52 डिवाइड बाय 0.2, तो 52, 26, 260। ये बात सही है? समझ आई ये बात? जी सर। ये क्या आया है फिलहाल मेरे पास? टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द सर्वे जी या टोटल फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये तो नहीं चाहिए था, चाहिए क्या था? एक की फ्रीक्वेंसी। ए की फ्रीक्वेंसी। तब ए की फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करेंगे आप? फिर इसकी वैल्यू उसमें 260 को ए से उसके रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई कर दें। 0.3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? 260 से, ऐसी बात है? जी तो 3 मल्टीप्लाई बाय जी 26, 78। टोटल लोग कितने हो गए? 78 हो गए ए में।
सही। जी एक ये काम हो गया, एक और काम कर सकता हूं मैं, अब देखिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। वो ये हो सकता है कि मुझे सी की फ्रीक्वेंसी और लोग दिए हुए ना, यानी मैं कह सकता हूँ 0.2 का मतलब है 52। सही है। पूछ क्या रहा है वो कि 0.3 का मतलब क्या है, कौन सा मेथड है ये? प्रोपोर्शनैलिटी प्रोपोर्शनल बताओ भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, स्ट्रेट मल्टीप्लाई? क्रॉस। तो 0.2x इज इक्वल्स टू 52 मल्टीप्लाई बाय 0.3 और x इज इक्वल्स टू 52 मल्टीप्लाई बाय 0.3 डिवाइडेड बाय 0.2। तो डेसिमल से डेसिमल तो उड़ा दिया मैंने। 26 मल्टीप्लाई बाय 3 इज अगेन 78। सही है। आगे बात समझ में? जी सर। अब मसला जी क्या सर। है, अब मैंने आपको पार्ट 1 दोनों तरीकों से कर दिया, अब जरा पार्ट 2 पढ़िए और बताइए मुझे कौन सा वाला तरीका ज्यादा बेहतर था। नंबर 2 क्योंकि पार्ट 2 में वो आपसे क्या पूछ रहा है, टोटल फ्रीक्वेंसी। वो टोटल आपसे पार्ट 2 में पूछ रहा है। तो अगर पार्ट 1 करते वक्त आपने मेथड नंबर 1 लगा दिया तो पार्ट 2 का तो आंसर आप तभी निकाल के बैठ गए। जी सही है। तो इसीलिए अंडर द गिवन सिचुएशन प्रोपोर्शन मेथड बेहतर था। आर बी क्लियर? जी सर। अच्छा खैर, जब आप पार्ट 2 में आ जाएंगे तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप जो है ये सारे का सारा, पता नहीं इसमें कॉपी का ऑप्शन होता है कि नहीं होता, तो ये सारे का सारा जो है वो मैं कॉपी तो नहीं कर पा रहा, ये मैं उठा कर यहाँ रख दूंगा। आई बात समझ में? जी सर। जी बहरहाल ठीक है। अब मैं इसको कॉपी क्यों नहीं कर पा रहा, अल्लाह जाने। खैर जो भी है, क्लियर हो गया ये। जी सर। ये वाले जो सवाल हैं, ये वाले मौका मिला है तो बता दे रहा हूँ, ये वाले, ये जितने भी इस तरह के सवाल है ना इस डॉक्यूमेंट में, जरा इनको अच्छी तरह नजर मार लीजिएगा। ये पेपर 1 के जो वर्ड प्रॉब्लम आते हैं मीन मीडियन मोड वाले, ये शायद मैंने आपको पहले भी कहा होगा, वैसे ये बहुत तंग करते हैं। इस साल पेपर 1 में जो सवाल ने तंग किया था ना लोगों को सबसे पहले, वो मीन मीडियन मोड का वर्ड प्रॉब्लम ही था। शायद वो तो अल्लाह का शुक्र है, वो कुछ अक्लमंद लोग थे, उन्होंने उस पार्ट पे ज्यादा फोकस शुरू में नहीं किया, बाकी पेपर निपटाया, फिर वापस आकर किया तो हो गया। लेकिन कुछ लोग उसी वक्त उसको लेके बैठ गए, तो जो लोग उसी वक्त लेके उसको बैठ गए थे वो फिर बैठे रहे, एंजॉय किया उन्होंने पूरा पेपर। सर अब तो हम ये पूरा पीडीएफ कर सकते हैं ना, क्योंकि हमने इसमें सब पढ़ा हुआ है। हाँ, अब ये पूरा पीडीएफ कर लोगे तुम, अब ये वाला पूरा पीडीएफ कर लोगे क्योंकि सारा पढ़ा हुआ है। स्टैट्स में मेरा एक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी रुका हुआ था, फिलहाल वो मैंने पढ़ा दिया। अभी मेरा एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी रह जाएगा, तो वो भी अभी डिस्कस करता हूँ, वो भी आसान सा है। अच्छा भाई, अब ये क्या बात है, अब ये आपका सवाल, ये आप खुद करेंगे अपनी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। जी ये वाला सवाल मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया। सही, ये है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में इतना ही है पेपर 1 में, ठीक है। अब अगर लिख लिया होगा चीजों को तो ठीक है, अगर नहीं लिखा है तो भाई फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, सिवाय हमदर्दी के। एक तो व्हाट्सएप ही नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात हो गई, यहाँ तक क्लियर होगी बात? जी सर। अच्छा भाई, पहले जरा ये वाला सेशन रोक देते हैं।